नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मस। आज देव साहब को याद करूंगा मैं। देव साहब जिनका जन्म 26 सितंबर 1923 को लाहौर में हुआ था। लाहौर में ही रहे, पले बढ़े, पढ़ाई पूरी की गवर्नमेंट कॉलेज से। उन्होंने पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद उनके बड़े भाई चेतन आनंद तब तक मुंबई आ चुके थे और फिल्मों में और इप्टा में एक्टिव थे। तो उनके पीछे पीछे देव साहब भी चले आए और मन में ख्वाहिश थी कि हीरो बनेंगे, एक्टर बनेंगे, एक्टिंग करेंगे। इसी ख्वाहिश से जब वे यहाँ पहुँचे और शुरू के दिनों में पुणे में रहे, प्रभात चित्र कंपनी के साथ उन्होंने कुछ काम किया और ऐसा कहा जाता है, उन्होंने शेयर किया था अपने कुछ करीबी दोस्तों से कि जब हम एक हैं फिल्म की कास्टिंग चल रही थी तो उन्होंने गेट क्रैश किया था और जाके मिले थे निर्माता निर्देशक से और वह फिल्म हासिल कर ली थी। उसमें उनकी लीड भूमिका थी। यह फिल्म उतनी चर्चित नहीं हुई, लेकिन बाद में जिद्दी फिल्म से उनकी एक पहचान बनी और जिद्दी फिल्म से वे मशहूर हो गए और फिर तो उनकी लंबी पारी रही है। गुरुदत्त उनके पुराने दोस्त थे, उन्हीं दिनों के दोस्त थे और दोनों के बीच एक ये अंडरस्टैंडिंग थी कि दोनों में कोई भी जो पहले मशहूर होगा वह दूसरे को मौका देगा। और ऐसा ही हुआ जब देव साहब मशहूर हो गए और नवकेतन की स्थापना की 1949 में और पहली फिल्म अफसर बनाई अपने बड़े भाई चेतन आनंद के साथ। वह फिल्म नहीं चली तो उन्होंने अपने पुराने दोस्त गुरुदत्त को याद किया और उनके साथ बाजी का निर्माण किया। बाजी हम सभी जानते हैं कि सुपर डुपर हिट फिल्म थी और उसने हिंदी फिल्मों में एक्शन और रोमांस और क्राइम तीनों का एक तालमेल ऐसा पैदा किया जिसके अकेले, जी हाँ, अकेले हीरो रहे देवानंद और उन्होंने लगातार ऐसी फिल्में की। देव साहब के बारे में बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। अभी दिलीप साहब की बायोग्राफी आ गई है, उसके पहले राज कपूर की बायोग्राफी तो नहीं आई है, बायोग्राफी आई है, ऑटोबायोग्राफी नहीं लिखी उन्होंने। दिलीप साहब ने ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो दूसरे की मदद से लिखवाई गई थी। देव साहब ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, लेकिन उन्होंने किसी की मदद नहीं ली। उन्होंने यह ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी है और उसका टाइटल दिया है रोमांसिंग विद द लाइफ। जी हाँ, इससे ज़्यादा उपयुक्त कोई शीर्षक नहीं हो सकता था उनकी ज़िंदगी का। जिस एक्टर को पूरी ज़िंदगी अपने जीवन से ऐसा रोमांस रहा और जिसको वो पर्दे पर निभाता रहा, अपने जीवन में अपनाता रहा और लगातार दर्शकों को फिल्में दी। उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं और जो त्रयी थी देव, राज और दिलीप की, जो आरंभिक त्रयी आज़ादी के बाद की, इनमें से देव साहब के साथ मुझे मिलने का अनेक बार मौका मिला। और मुझे याद है आखिरी मुलाकात मेरी यहीं अंधेरी में एक स्टूडियो में, वो अपने गाने की डबिंग कर रहे थे, गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे, तो मैं मिलने गया था उनसे। और उस मुलाकात में जिस ढंग से उन्होंने अखबार में लिया था और वो भी गर्मजोशी आज तक याद है। और उनसे पहली मुलाकात भी याद है जब मैंने उनका नंबर हासिल कर फ़ोन किया था। उनका ख़ास अंदाज़ था, हेलो। और इस अंदाज में जब वे खुद बात करना नहीं चाहते थे तो हमेशा कहते हैं कि देव नहीं है अभी। जी हाँ, वो खुद को मैं कभी नहीं कहते थे, वो देव कहते थे खुद को थर्ड पर्सन में रख के बात करते थे। कुछ एक खूबियाँ थी, सुबह बताते हैं कि, और मैंने देखा भी कि सुबह सवेरे वे पूरे कपड़े पहन के, जूते पहन के और फिर ऑफिस में चले आते थे। जब उनका अपना घर और ऑफिस एक ही साथ था तो भी घर से निकल आते थे और दफ्तर में पूरे जूते, मोजे, पैंट, शर्ट और अपने स्कार्फ या कैप के साथ वहाँ बैठते थे और काम करते थे। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने नवकेतन की स्थापना की थी। नवकेतन में भी मुझे जाने का मौका मिला था। तब वह सांता क्रूज के इलाके में मिलन सबवे के पास हुआ करता था। और नवकेतन के बारे में कितने किस्से मशहूर हैं। वहाँ से अनेक प्रतिभाएं आईं, संगीत में, डायरेक्शन में, म्यूजिक डायरेक्शन में, गायकी में, एक्टिंग में। उन्होंने अनेक प्रतिभाओं को मौका दिया। बाद के दिनों में
बहुत सारे लोगों का नाम लिया जाता है, जिसमें महेश भट्ट हैं, राम गोपाल वर्मा हैं, जिन्होंने नई प्रतिभाओं को हमेशा मौका दिया। इसमें सबसे पहला नाम देव साहब का लिया जाएगा। कभी भी अगर ऐसा इतिहास लिखा जाएगा कि किसने आउटसाइडर को सबसे ज़्यादा मौके दिए, बेहतरीन मौके दिए, उनमें देव साहब का नाम सबसे ऊपर रहेगा। अभी मशहूर करण जौहर के पिता यश जौहर वहाँ प्रोडक्शन इंचार्ज हुआ करते थे। अमित खन्ना जो मीडिया पर लिखते हैं और बहुत ही मशहूर और जानकार व्यक्ति हैं, उन्होंने उनके यहाँ ही काम शुरू किया था। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। और हिंदी फिल्म स्टार्स में वे चंद ऐसे लोगों में से हैं जो लिटरेचर के लोगों से भी संपर्क रखते थे। आर के नारायणन से उनकी दोस्ती थी। जी हाँ, हिंदी के अज्ञे से भी उनका रिश्ता था। उन्होंने नीरज को एक कवि सम्मेलन में सुनकर अपनी फिल्म लिखने के लिए, गाने लिखने के लिए बुलाया था। इस तरीके से उनके जीवन में लिटरेचर हो, सिनेमा हो, इवन पॉलिटिशियन में भी सबको, नेहरू से लेकर और उस ज़माने के ऑपोजिशन नेताओं तक को जानते थे। और एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, पॉलिटिकल समझदारी थी। इसलिए आप देखें कि इमरजेंसी के दिनों में उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी और विरोध किया था इंदिरा गांधी का, और खुलकर सामने आए थे। आज ऐसी कोई हिम्मत नहीं कर सकता। देव साहब कभी नहीं रुके, कभी नहीं थके, लगातार काम करते रहे। उनकी फिल्में इस बात की गवाह हैं। वैसे बहुत सारे उनके प्रशंसक मानते हैं कि हरे रामा हरे कृष्णा के बाद देव साहब की कोई भी फिल्म अच्छी नहीं कही जा सकती। लेकिन मेरा मानना है कि एक क्रिएटिव व्यक्ति जब अपना श्रेष्ठ पहले दे चुका हो और बाद में अपनी व्यस्तता के लिए और अपने एंगेजमेंट के लिए थोड़ी कमज़ोर फिल्में भी बना रहा हो, तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए और उसके बारे में बातें करनी चाहिए। ऐसे हम रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी को कि वे क्या से क्या हो गए। उनकी बनाई फिल्मों में, उनकी निर्देशित फिल्मों में और उनके अभिनीत फिल्मों में ढेर सारी फिल्में जिनका नाम गिनाया जा सकता है। लेकिन आज़ादी के बाद जो तीन हीरो, देव, राज कपूर और दिलीप कुमार, तीन हीरो थे। इनमें देव साहब ने एक अलग शैली पकड़ी और कह लें कि शहरी युवक को, आज़ादी के बाद के शहरी युवक को अभिव्यक्ति दी, जो थोड़ा उच्छृंखल भी था, जो थोड़ा लापरवाह भी था, जो थोड़ा ग्रे शेड का भी था। उनकी फिल्मों में ऐसे कैरेक्टर दिखते हैं और उन्होंने उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से निभाया। कह सकते हैं कि रोमांच और रोमांस दोनों को मिलाकर वे चलते रहे अपनी फिल्मों में। उन्होंने लगातार ऐसी फिल्मों से हम सभी का मनोरंजन किया है। मुझे याद है कि देव साहब अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखते थे और शायद यही उनकी कमजोरी थी, और जिसकी वजह से बाद के दिनों में उनके परवर्ती दिनों के दर्शकों से सीधा रिश्ता नहीं बन पाता था। फिर भी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार, चाहे नसरुद्दीन शाह हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे और दूसरे कोई हों, जिसको भी वे आवाज़ देते थे, वे सभी उनके साथ काम करते थे। यह खूबी होती है, किसी व्यक्ति का आकर्षण होता है। और आकर्षण की बात चली तो मैं याद दिला दूं, सभी को जानते हैं, किस्सा बहुत मशहूर है कि उनके काले कपड़े पहनने पर मनाही कर दी गई थी। जी हाँ, और ऐसा कहा जाता था कि जब वे निकलते थे तो लड़कियां उन्हें देख करके आहें भरती थी। उनका प्रेम, उनकी अन्य बातें, सुरैया के साथ उनका प्रेम, जो सुरैया की नानी की वजह से सफल नहीं हो सका था। उन्होंने कल्पना कार्तिक से शादी कर ली थी। और बाद के दिनों में जब मैंने एक लंबा इंटरव्यू किया था तो मैंने पूछा था उनसे कि कैसे संबंध है आपके अपनी पत्नी से, क्योंकि बहुत सारे किस्से चल रहे थे। उन्होंने बहुत मार्के की बात कही थी कि अजय, काम से लौटकर आज भी मैं उसी घर जाता हूं जहां कल्पना रहती है। संकेत में कही गई इस बात का बहुत ही बड़ा मतलब है, सोचिएगा कभी।
आज इतना ही। देव साहब को याद करें, उनकी फिल्में देखें, गाइड उनकी ज़रूर देखें आज अगर मौका मिले तो। गाइड के साथ उन्होंने कितने सारे प्रयोग किए थे और कितने हिम्मत का काम था एक पॉपुलर कलाकार के लिए। बाकी शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। आप यूं ही देखते रहें सिनेमा हॉल।